साल था 1457। माउंट योशिनो। चारों तरफ तबाही का ऐसा मंजर था कि जैसे धरती और आसमान दोनों पलट गए हों। सब कुछ एक डरावनी लालिमा में डूब रहा था। और फिर साल 1648, ओकुतामा कब्रिस्तान। वहां एक लड़की खड़ी थी और उसकी आवाज बेहद मीठी और सुरीली थी। वो गा रही थी। फिर तभी लाउडस्पीकर पर अचानक ऐलान हुआ कि सब लोग अपनी गतिविधियां रोककर घर लौट जाएं। वजह यह थी कि अराटिस्ट मिलिट्री अकादमी के आसपास की सड़कों पर सेना का युद्धाभ्यास होने वाला था। उधर माकिको ने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और फिर ऐलान कर दिया कि फिजिकल एजुकेशन की क्लास शुरू हो चुकी है। माकिको सीधे अंडरवर्ल्ड के अड्डे में घुसकर उन गुंडों की धुलाई करने वाली थी और स्टूडेंट्स को उसके ठीक पीछे पीछे चलना था। तभी शिरोरो ने हाथ उठाकर एक सवाल किया कि फिजिकल एजुकेशन के लिए उन्हें अपराधियों से निपटने की जरूरत क्यों पड़ रही है। माकिको बस उस बंदे को उसकी गुस्ताखी का मजा चखाना चाहती थी जिसने उसे गुस्सा दिलाया था। फिलहाल उनकी ग्रुप में से दो लोग गायब थे। एक स्टूडेंट ने, जो पहले से रिसर्च कर रहा था, दोबारा जानकारी पर जोर देते हुए बताया कि ये सारे इलाके मूल रूप से फार ईस्ट के हैं। लेकिन दूसरी राष्ट्रों ने मिलकर मांग की थी कि फार ईस्ट उन्हें सहायता मुहैया कराए। मुसाशी भले ही फार ईस्ट की राजधानी है, लेकिन क्योंकि वो हमेशा चलती रहती है, उसका कोई खास दबदबा नहीं है। इन सबको 18 की उम्र तक ग्रेजुएट करना ही था और उससे बड़ी उम्र के किसी भी शख्स का योद्धा या अफसर बनना मना है। माकिको अब स्टूडेंट्स की राय सुनना चाहती थी और उनकी आंखों में जो जुनून जल रहा था, उसे देखकर वो अंदर ही अंदर रोमांच से भर गई। उसने झट से नियम बता दिए कि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले जो भी उस पर एक वार कर लेगा, उसे बिना किसी सवाल के 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। शुरू होने का ऐलान करते ही माकिको हवा में ऊंची छलांग लगाकर उड़ गई और सारे स्टूडेंट्स हर मुमकिन तरीके से उस पर हमला करने की सख्त कोशिश करते हुए उसके पीछे भागे। लेकिन माकिको ने बड़ी आसानी से उन सबको संभाल लिया। ऊपर आसमान में मिसाशी खड़ी ये सब देख रही थी। तभी अचानक कुछ दूरी पर ब्यूरो चीफ सकाई आते दिखे और वो बड़े मजे से नीचे हो रहे इस मुकाबले को देखने लगे। स्टूडेंट्स ने एकजुट होकर माकिको पर वार करने की कोशिश की और लगातार हमलों की झड़ी लगा दी। तभी असामा ने अपना धनुष उठाया और आगे बढ़ी। परसोना ने आदेश सुनते ही तेजी से उसे हवा में उठाकर सहारा दिया और असामा ने माकिको पर निशाना साधना शुरू किया। असामा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक तीर चलाया, लेकिन फिर भी वो माकिको को नहीं लग सका, जो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। फिर किसी की नजर पड़ी कि माकिको ने अपने बालों की कुछ लटें काटकर तीर की दिशा मोड़ दी थी, जिससे वो उस तक पहुंचने से पहले ही फट गया। असामा ने अपनी आंखें बंद की और एक थकी हुई सांस छोड़ी। नीचे स्टूडेंट्स का झुंड माकिको पर हमला करने के लिए टूट पड़ा। वो फुर्ती से अपने शरीर को घुमाकर अपनी तरफ फेंके गए हथियार से बच गई। उधर उसके पीछे गाकेन ने मार्गेट को जल्दी करने को कहा और वो दोनों हवा में एक गोलाकार घूमती हुई फॉर्मेशन बनाकर अपने पंख बुलाने का मंत्र पढ़ने लगे। वो दोनों उड़कर माकिको के ऊपर पहुंच गए जब वो भाग रही थी। माकिको ने बस एक स्माइल दी। वो उनकी मंशा भांप चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल बिठाया, लेकिन माकिको पर उनकी इस चाल का कोई असर नहीं हुआ। ऊपर आसमान में सकाई अपनी पाइप पीते हुए बड़े ध्यान से ये सब देख रहा था। वो ये देखकर हैरान रह गया कि मिसाशी एक झाड़ू से फर्श पर सफाई करवा रही थी। मिसाशी ने बताया कि वो जल्द ही मकावा डिस्ट्रिक्ट जाने वाली है। सकाई ने जवाब दिया कि वहां के उसके एक दोस्त ने भी उसे मिलने बुलाया है। मिसाशी अच्छी तरह जानती थी कि मकावा में बहुत अशांति का माहौल है, इसलिए उसने सकाई को जितना हो सके सतर्क रहने की चेतावनी दी। फिर सकाई को उन स्टूडेंट्स की चिंता होने लगी जो अभी भी लड़ाई में जुटे हुए थे। मुसाशी ने दोबारा जोर देकर कहा कि ये दुनिया पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर खड़ी है। काफी देर बाद अंडरवर्ल्ड के अड्डे के बाहर सारे स्टूडेंट्स थककर जमीन पर बिखर गए थे। सिर्फ सुजू ही थी जो अभी भी खड़ी हो सकती थी, लेकिन माकिको को मानना पड़ा कि ये लोग पिछले साल के स्टूडेंट से बेहतर हैं। तभी एक आवाज सुनकर एक दानव बाहर निकलकर उनके सामने आ गया। माकिको बिल्कुल अकड़ कर और पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधे उसके सामने जा खड़ी हुई। दानव कदम दर कदम करीब आया और उसने माकिको की पहचान पूछी। माकिको ने बस एक स्माइल दी और अतीत की एक बात का जिक्र कर दिया। गुस्से में भड़ककर उस दानव ने अपना ताकतवर मुक्का माकिको पर चला दिया, लेकिन वो फुर्ती से एक तरफ को झुक गई और खुद को उस खूंखार दानव के पीछे कर लिया। उसने एक ही तेज गति में अपनी तलवार खींची और दानव को ताने देती रही। जब दानव लड़खड़ाकर अस्थिर हुआ तो उसने वो मौका पकड़ा और अपनी तलवार उसके सिर पर जोर से दे मारी। दानव जमीन पर गिर गया और माकिको ने बड़े मजे से आखिरी वार कर दिया। दानव मुंह के बल पीछे गिरा, समय से रिएक्ट ही नहीं कर पाया और माकिको ने उसे बड़ी आसानी से ढेर कर दिया। जैसे ही माकिको खुश होकर पीछे मुड़ी, बाकी के दानवों ने झट अपने दरवाजे जोर से बंद कर लिए। लेकिन ठीक उसी वक्त तोरी एक चमकदार मुस्कान के साथ प्रकट हो गया।
माकी को पूरी तरह हैरत में पड़कर पीछे मुड़ी। तोरी धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा था, जबकि सब लोग सकते में उसे देख रहे थे। तोरी ने हैरानी से पूछा कि आखिर सब यहाँ लाइन में क्यों खड़े हैं। माकिको ने झट से उसे क्लास छोड़ने के लिए डांटा। इस पर तोरी ने अपना एक बेहद पसंदीदा एडल्ट गेम बाहर निकाल लिया। माकिको ने उसे कंधों से कसकर पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन तोरी ने अपनी चुहलबाजी बंद नहीं की और तभी वो आगे बढ़ा और माकिको की छाती पर हाथ रख दिया। वो सबकी तरफ मुड़ा और ऐलान कर दिया कि कल वो अपने प्यार का इजहार करेगा। ये सब देखकर उसकी बड़ी बहन किम्मी ने बाजू बांधते हुए उसे चेतावनी दी। तोरी ने पलटकर माकिको से भी राय मांग ली। माकिको का चेहरा गुस्से से काला हो गया और उसने ऐसी जोरदार किक मारी कि तोरी पीछे की तरफ उड़ा और रास्ते में जो कुछ भी आया सब तोड़ता फोड़ता चला गया। उधर मारायामा रेसिडेंस के लिविंग रूम के कॉरिडोर में मासुजुमी एक कुर्सी पर बेहोशी सी हालत में जागी और खाली खाली निगाहों से दीवार पर लगी घड़ी को देखने लगी। फिर वो चौंक कर उठी, जल्दी से कपड़े बदले और घर से बाहर भाग गई। P1S ब्लू थंडर की दुकान के बाहर खड़ा पानी भर रहा था। मासुजुमी लगभग भूख से मरने की हालत में वहीं बाहर पड़ी थी, लेकिन P1S ने उसे नजरअंदाज किया और अंदर चला गया। इसी बीच तामा शॉपिंग सेंटर पर लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई कि जहाज अब स्टेल्थ क्रूजिंग मोड में परिवर्तित हो रहा है। वापस ब्लू थंडर की दुकान पर मासुजुमी को आखिरकार अंदर बैठने की जगह मिल ही गई। दुकानदार ने उसे सलाह दी कि पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो ताकि तुम्हें खाने का खर्चा चल सके। आज मासुजुमी को स्टूडेंट काउंसिल भी जाना था और उसका काम था प्रिंसिपल को मिकावा स्टेशन तक एस्कॉर्ट करना, लेकिन इससे पहले वो अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहती थी। दुकानदार ने हैरानी से पूछा कि उसने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का चुनाव क्यों नहीं लड़ा। मासुजुमी खुद को तोरी के मुकाबले कुछ हद तक कमतर समझती थी, इसलिए उसने अप्लाई नहीं किया था। दुकानदार किचन से बाहर आया और उसने मासुजुमी को खाने का एक बैग थमाते हुए कहा कि तोरी पिछले पूरे 10 सालों से नहीं आया था। उसको ये बड़ा अजीब लगा कि जब से उसने P1 को अपने यहाँ रखा है, तोरी अचानक से हर सुबह आने लगा। उसने सुझाव दिया कि मासुजुमी उस सच्चाई को पाने के लिए पाथ ऑफ रिमोर्स यानी पश्चाताप की राह पर जा सकती है, जिससे वो बचती आई है। अकादमी में माकी को पढ़ा रही थी कि तभी अचानक उसने सुजू को बुलाकर कहा कि वो आगे की बताए और जो उसे पता है वो समझाए। सुजू झट से खड़ी हुई और अपना लेक्चर देने लगी। उस लड़की को इतना नर्वस देखकर तोरी ने हौसला अफजाई के कुछ शब्द कहे, लेकिन माकी को उसके फूहड़ रवैये से खींच गई और घृणा से उस पर बरस पड़ी। फिर माकिको ने सुजू की मदद के लिए असामा को बुलाने का फैसला किया और सुजू को लिखने के लिए कहा, जबकि वो खुद जोर से पढ़ेगी। दोनों ने मिलकर बिना किसी रुकावट के बेहतरीन तरीके से लेक्चर पूरा किया और कुछ देर बाद उनका काम खत्म हो गया। तोरी अचानक खड़ा हुआ और तारीफ में तालियां बजाने लगा। वो बड़े जोश में आकर सबको उस शाम मौज मस्ती करने का न्योता देने लगा, वो भी अपने प्यार के इजहार की तैयारी के लिए। अपनी बहन से चर्चा करने के बाद तोरी ने एक फैसला लिया, वो लोग स्पिरिट हंट पर जाएंगे, क्योंकि ये भी स्टूडेंट काउंसिल का ही एक कर्तव्य था। लेकिन तभी अचानक माकिको ने घोषणा कर दी कि तोरी को सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि पहले सुजू ने गलती से एक गलत डिटेल बता दी थी और तोरी ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि वो उसकी जगह सजा लेगा। माकिको ने उससे कपड़े उतारने को कहा और क्लासरूम में अचानक एक अजीब सी हंगामेदार हलचल मच गई। ठीक उसी पल नया स्टूडेंट अपना सूटकेस घसीटता हुआ सम्राट के साथ क्लास के दरवाजे की तरफ आ रहा था। अंदर से आती अजीबोगरीब चिल्लाहट सुनकर सम्राट ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर का वो सेंसिटिव नजारा देख बैठा। माकी को सकपका गई और झट से दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो बाहर निकली और हड़बड़ाहट में विषय बदलने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे पीछे हटकर मौके से भाग निकली। ओकोतामा कब्रिस्तान में मासुजुमी चुपचाप पत्थर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। जब वो ऊपर पहुंची तो अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात P1 से हो गई और दोनों ने एक दूसरे के हालचाल पूछते हुए बातचीत शुरू कर दी। मासुजुमी ने बड़ी सावधानी से झुककर अपनी माँ की कब्र साफ की। उसके पास खड़े P1 ने अचानक एक साफ और कोमल आवाज में गाना शुरू कर दिया। मासुजुमी की माँ की यादें उसके जहन में तैर गईं और उसने भी तुरंत P1 के साथ गाना शुरू कर दिया। उसके बाद मासुजुमी ने अपनी उत्पत्ति की कहानी सुनाई और जब उसने सब कुछ बता दिया तो उसके आंसू बह निकले और उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदकिस्मती के सिवा कुछ नहीं रही। मासुजुमी ने अपना चेहरा छिपा लिया और निराशा में डूब गई। उसके पास खड़ी P1S अब उसे और गहराई से समझने लगी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि आसमान में एक जहाज प्रकट हो गया। वो अब स्टेल्थ मोड का उपयोग नहीं कर रहा था। जहाज पर टीचर मत्सेरा ने स्क्रीन के जरिए सबको नमस्ते कहा और ऐलान किया कि उसने एक जबरदस्त प्रोग्राम तैयार किया है। नीचे खड़े P1 ने मत्सेरा की ओर हाथ हिलाया और ये देखकर मासुजुमी हैरान रह गई।
कुछ देर बाद जहाज पहले से तैयार गोदी पर उतर आया। उधर दूसरी तरफ सब लोग तोरी की लव कन्फेशन की तैयारी में जुटे हुए थे। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में मशगूल था, लेकिन उसकी बहन को उसका ये काम पसंद नहीं आया। उसने जोर देकर कहा कि उसे बस अपने दिल में उस लड़की के बारे में जो भी अच्छी बातें हैं वो लिखनी है। तोरी ने अपनी बहन के कहे अनुसार जोश में आकर लिखा, लेकिन उसके लिखने का तरीका बेहद अजीबोगरीब निकला। तभी प्रिंसिपल आ पहुंचे और वो तोरी के इजहार के इरादे के बारे में पहले से ही जानते थे। प्रिंसिपल के जाने के बाद किम्मी ने नेट से एक काम करने को कहा और नेट बिना कुछ जाने ही मदद के लिए राजी हो गई। तोरी बेहद गंभीर चेहरा लेकर आया और फिर उसने हाथ बढ़ाकर नेट की छाती को छू लिया। नेट का चेहरा गुस्से से स्याह हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। नेट ने जोर से घूमकर उसे हवा में ऊंचाई पर फेंक दिया। उधर दूसरी तरफ मासुजुमी प्रिंसिपल को एस्कॉर्ट करने के अपने मिशन पर थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मकावा बियर को उसके खत्म होने से पहले नोच रहे हैं। तभी एक क्रूजिंग वेसल गुजरी और प्रिंसिपल ने बड़े चाव से उसका परिचय दिया। जब वो दूसरी स्टेशन पर पहुंचे तो मासुजुमी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो पाथ ऑफ रिमोर्स जाना चाहती है। प्रिंसिपल ने उसकी तरफ मुखातिब होकर उम्मीद जताई कि मासुजुमी जाकर सच्चाई का पता लगाए और उसकी यही कामना थी कि वो हर वो चीज हासिल करे जो वो चाहती है। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसका दिमाग उलझन भरे ख्यालों से भर गया था। नागोया के सेंट्रल रिएक्टर पर टीचर मत्सेरा पूरी तरह एक्साइटेड होकर आतिशबाजी की रात की ओर मुड़ा। असामा अपने बेडरूम में जगी और उसके जहन में ढेर सारी बातें घूम रही थीं। उस दोपहर मुसाशी अकादमी के डॉर्मेट्री में अजुमा अपना सूटकेस घसीटते हुए एक कमरे पर आया और दरवाजा खोला। अंदर किसी को देखकर वो घबरा गई। उसे लगा कि वो गलत कमरे में आ गई है। पास ही प्रिंसिपल की मुलाकात अचानक मत्सेरा के 4 स्वर्गीय राजाओं में से 2 यासामासा और ताताकात्सु से हो गई। प्रिंसिपल पूछना चाहते थे कि ली कहाँ है, लेकिन ताताकात्सु ने जवाब देने से मना कर दिया। तभी उसके बगल में खड़ी लड़की प्रिंसिपल पर घात लगाकर हमला करने के लिए अचानक आगे बढ़ी, लेकिन प्रिंसिपल ने आसानी से उसी की चाल उस पर उलट दी। दूसरे दोनों झट से सीटी बजाकर मासूम होने का नाटक करने लगे। इसी बीच रिहायशी इलाके में लड़कियां अगले दिन के जश्न की तैयारी के लिए सामान खरीदने बाहर निकली। ऊपर आसमान में ढेर सारे लोग एक दूसरे के साथ होड़ लगा रहे थे। अपने देवता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ट्रेस एस्पागुट ने एक दौड़ और नकली युद्ध का आयोजन किया। वो लोग तोरी के बारे में गॉसिप करते रहे और ये समझते थे कि अगर उसका इजहार सफल हो गया तो सबसे ज्यादा दुखी किम्मी ही होगी। टीम को भंग करने से पहले तोरी ने कहा कि वो बीच में पाथ ऑफ रिमोर्स पर रुकेगा, क्योंकि वो उस दुर्घटना के बाद से वहां नहीं गया था। किम्मी बस दूर खड़ी अपने मूर्ख छोटे भाई को देखती रही। चलते चलते उनका सामना लड़कों के ग्रुप से हुआ जो खरीदारी पर निकले थे। अगले दिन शायद वो लोग किराने की दुकान पर हंगामा मचा सकते थे। इस तरफ मार्गोट की अप्रत्याशित मुलाकात मासुजुमी से हुई, जो अभी अभी लौटी थी। मार्गोट ने बड़े जोश से उसे स्पिरिट हंट में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन मासुजुमी ने यह सोचकर हिचकिचाते हुए मना कर दिया कि कहीं उसके पिता को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। फिर मार्गोट ने मासुजुमी को एक पैकेज दिया और जब वो बातें कर रही थी तभी अचानक एक हॉर्न बजा। मासुजुमी हैरान होकर खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और तब तक मार्गोट अपनी झाड़ू पर सवार होकर बाकी सबके साथ रेस करने ऊपर उड़ चुकी थी। वापस डॉर्मेट्री में अजुमा ने आखिरकार कमरे में कदम रखने का फैसला किया। वो सुनहरे बालों वाली लड़की बहुत दोस्ताना थी, लेकिन उसने एक नियम बनाने की ठानी कि वो दोनों एक दूसरे के निजी मामलों में दखल नहीं देंगे। अजुमा झट से राजी हो गई। पाथ ऑफ रिमोर्स पर तोरी का डर उसके पूरे चेहरे पर साफ लिखा था। किम्मी ने उससे कहा कि वो वापस मुड़ सकता है, लेकिन ये शब्द सुनकर वो और भी जिद्दी हो गया। वो अपने चुगलबाजी वाले तेवर में आ गया और एक खंभे से लटक गया। जब वो सीढ़ियों पर बैठी थी, माकी को अचानक प्रकट हुई और उसके बगल में बैठकर हवा का मजा लेने की बात कही। उसे अस्थिर देखकर किम्मी ने माकिको के बाल ठीक करने में मदद की। माकिको ने यह बात दोहराई कि वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स का साथ देगी। अब तक मासुजुमी तेजी से हाइजन श्राइन पहुंच चुकी थी। उसने और तोरी ने एक ही वक्त पर P1 का साफ और मनमोहक गाना सुना। तभी अचानक ठीक उसी पल उसके पिता की घोड़ा गाड़ी वहां से गुजरी। वो उससे जंगल में बने घर के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन मासुजुमी उलझन और हैरानी से देखती रही और उसके पिता के चेहरे पर साफ निराशा उभर आई। तभी गाड़ी के ऊपर बैठे आदमी की नजर मासुजुमी के पास रखी चीज पर पड़ी। वो उत्सुक हुआ क्योंकि ऐसी चीजें आमतौर पर व्यापार के लिए निकाली जाती हैं। उसने जांच की और घोषित किया कि यह बेहद दुर्लभ है। तभी तोरी चीखता चिल्लाता भागता हुआ आया। मासुजुमी ने मुस्कुराकर उस चीज को ऊपर उठाकर उसका स्वागत किया। तोरी दौड़कर आया और बेहद खुशी से झपटकर उसे ले लिया, लेकिन उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। वो उसकी हालत देखकर चिंतित हुई, लेकिन तोरी ने उसके कंधे थपथपाए और समझाया कि वो बस बहुत तेज भागा था और उसकी सांस फूल गई थी। फिर तोरी खुशी खुशी मुड़ा और भाग खड़ा हुआ।
मासुजुमी वापस घोड़ा गाड़ी की तरफ चल दी। उस आदमी ने बताया कि वहां दूर कोने में जो मकबरा है होराइजन की, वहां 10 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस वक्त मोदबू मकावा का मुखिया बना और उसने टेस्टामेंट यूनियन के प्रति वफादारी दिखाने के लिए अपना नाम उलट दिया और यूनियन ने उसे वापस बदलने की इजाजत दे दी। मोदू का एक बच्चा था जिसका नाम होराइजन था और उस लड़की को यहीं उसके पिता की गाड़ी ने टक्कर मारी थी। उसी वक्त से तोरी पाथ ऑफ रिमोर्स का मालिक बन गया। अंतिम जांच के नतीजे में यह निकला कि उसने ही होराइजन की मौत का कारण बना था। यहाँ तक आते आते मासुजुमी को धुंधला धुंधला समझ आने लगा कि वो यहाँ जिस सच्चाई का पीछा कर रही थी वो दरअसल तोरी के पश्चाताप की सच्चाई थी। वो और होराइजन दोनों साथ साथ मकावा की ओर भागे थे, लेकिन सिर्फ तोरी लौटा था और यही उसके पछतावे का बोझ था। मासुजुमी सकते में पड़ गई। उसकी समझ से बाहर था कि तोरी फिर भी क्यों मुस्कुराता है और बाकी सब क्यों उसका समर्थन करते हैं। उसके पिता ने कहा कि वो जाकर इसकी वजह ढूंढ सकती है और फिर उसे अपने काम से जाना पड़ा। ऊपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर फूदो एक जहाज पर सवार खड़ी थी। नीचे मनीष और एक लड़की जमीन से देख रहे थे और उस लड़की ने फूदो को छाती बाहर निकालकर सीधा खड़े रहने की याद दिलाई। मिशने का कर्तव्य अब पोप चांसलर के साथ मकावा पर कड़ी नजर रखना था। तब तक सारे स्टूडेंट्स पूरी तरह जमा हो चुके थे, फिर भी तोरी का कहीं पता नहीं था और ये देखकर वो लोग चिंतित हो उठे। असामा ने तुरंत हाथ उठाकर एक चेतावनी जारी की कि हाल ही में हर तरफ अलौकिक घटनाएं हो रही हैं और इनमें से एक प्रकार पर खास ध्यान देने की जरूरत है जिसे डिवाइन स्पिरिट पोजेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसे महज एक किंवदंती मानते थे, फिर भी फार ईस्ट में अभी अभी एक मामला सामने आया था और शिकार कोई और नहीं बल्कि मासुजुमी होंडा की मां थी। ये सुनते ही किम्मी दहशत में चीख पड़ी। ठीक उसी वक्त तोरी आखिरकार प्रकट हुआ और उन्होंने तेजी से अपने मिशन की शुरुआत करते हुए पूरी अकादमी में बेरहमी से आत्माओं का शिकार करना शुरू कर दिया। अगली सुबह फूतू एक बार फिर जागी और उसने अपना अलार्म बंद किया। एक खूबसूरत नया दिन सबका इंतजार कर रहा था। उस दोपहर चौकी नंबर 1 की ओर जाने वाली पगडंडी पर 3 बूढ़े साथ बैठे शराब पी रहे थे। खातिर की वजह से उनके चेहरे लाल हो रखे थे और वो मस्ती में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। फूतो ने ताताकात्सु से सबका परिचय कराने को कहा। यह सुनकर प्रिंसिपल ने अपना नाम सकाई बताया और पुराने दिनों की बातें बड़े जोश से याद करते हुए फियो से पूछा कि क्या वो उनके स्कूल में दाखिला लेना चाहेगी। वो मासुजुमी का जिक्र भी ले आए, लेकिन ताताकात्सु ने अचानक उन्हें रोका और समझाया कि फियो इस वक्त मिकावा की रक्षा सेना की कमांडर है। फूटियो को मकावा छोड़कर पहले एकी की सेना का नेतृत्व करना होगा और वहां पहुंचने के बाद उसे खुद फैसले करने की आजादी होगी और शुरू से यही उनका समझौता था। तभी अचानक काजुनो दरवाजे के बाहर नजर आई, जो फूतो की शिक्षिका थी। उनका खाना खत्म करने के बाद वो इमारत के सामने बाहर आए। सकाई यासामासा से एक बात करना चाहते थे और उन्होंने सोचा कि ली आज क्यों नहीं आया और फिर ऑटोमेटन P1S के बारे में पूछ लिया। उधर हाईवे पर ताताकात्सु और काजुनो फूतो को प्रस्थान करते हुए देख रहे थे। उसने झट से आसपास छिपे लोगों को आवाज दी और फिर काजुनो ने स्क्रीन के जरिए मत्सेरा को स्थिति की रिपोर्ट दी कि आतिशबाजी का प्रदर्शन शुरू होने वाला है। तब तक ताताकात्सु अपना भाला लेकर एक पहाड़ पर चढ़ चुका था और उसने आदेश देने के लिए अपना भाला घुमाया। 2 नौकरानियां तेजी से पहाड़ की ढलान से नीचे उतरी और जो पहरा दे रहा था उसे झट से मार गिराया गया। एक नौकरानी ने ताताकात्सु को नतीजे की रिपोर्ट दी। इसी बीच दूसरी तरफ एक आवास गृह में एक नौकरानी ने ताताकात्सु द्वारा भेजी गई वस्तु सकाई को थमा दी। उसे लेने के बाद सकाई तुरंत मुड़ा और चल दिया और सीधा यासामासा के अध्ययन कक्ष की ओर दौड़ा। काजुनो अचानक पीछे से कमरा साफ करने के बहाने आ घुसी। सकाई ने वहां छोड़ा गया नोट पढ़ा जिसमें लिखा था लेजिस्मॉय ओप्लो ढूंढो, और वो कीवर्ड्स को एक दूसरे से जोड़कर समझने लगा। वापस अकादमी में सब अभी भी आत्माओं का शिकार कर रहे थे। सम्राट पूरे गुस्से में अंदर से लड़खड़ाते हुए बाहर आया और सुजू उसके तेवर देखकर डर के मारे सहम गई। ये देखकर तोरी ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और जोर से चिल्लाया। सम्राट ने उसे इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड करार दे दिया। तभी अचानक पहाड़ की दिशा से एक भयंकर विस्फोट हुआ और जहां सब घबरा गए, तोरी ने आराम का ऐलान कर दिया। अचानक ही उन्हें एक पारदर्शी छोटी लड़की कांपती और रोती मदद मांगती दिखाई दी और तोरी का चेहरा पीला पड़ गया और वो डर के मारे चीख उठा। इसी बीच सकाई यासामासा के निवास पर ठीक समय पर पहुंच चुका था कि तभी अचानक ताताकात्सु प्रकट हुआ और उसने उनका रास्ता रोक लिया। उसने समझाया कि वो लोग रिएक्टर का परीक्षण कर रहे थे। उधर सेंट्रल रिएक्टर पर मत्सेरा पहले से ही मौजूद था।
सकाई ने माथा सिकोड़ते हुए जोर देकर कहा कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। ताताकात्सु ने एक आह भरी और अड़ गया कि वो बस जेनेसिस प्लान को अंजाम दे रहा है। सकाई के जहन में तुरंत यासामासा के घर के अंदर का वो नोट घूम गया और फिर दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए और एक दूसरे को चुनौती दी। ताताकात्सु ने घोषणा की कि उन्हें टेस्टामेंट यूनियन के खिलाफ अपनी लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनते ही सकाई को अपनी जान का डर सताने लगा, लेकिन ताताकात्सु को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वो ठंडी बेरुखी से पीठ मोड़कर चला गया। सकाई के पास फियो की बात लाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। फिर भी ताताकात्सु दृढ़ता से आगे बढ़ता रहा। जब मशीन एक्टिवेट हुई तो आसमान पूरी तरह बदल गया और सकाई तेजी से मुड़कर भाग खड़ा हुआ। अकादमी में सब सख्ते में जमा थे और अपने जहाज पर सवार फूटो के तमाशे को चुपचाप देख रहे थे। फूटो बाहर की स्थिति का निर्देशन और निगरानी करती रही और हालातों की सावधानी से गणना करने लगी। फूटो ने सोचा कि अगर इस स्थिति में मासुजुमी होती तो क्या करती। जहाज के अगले हिस्से में जमा लोग ये सब आतिशबाजी समझकर देख रहे थे। पीएकेएस को एक गहरी निराशा हुई और वो आगे बढ़ी, लेकिन मासुजुमी ने झट से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दूर ले गई। उसे शक हुआ कि ब्लू थंडर की दुकान पर शायद कोई सुराग मिल सके। पंछी घबराकर हवा में उड़ने लगे। जमीन फट गई क्योंकि उसके नीचे से जबरदस्त शक्ति की एक लहर दौड़ गई। तोपें दागी गई और ऊपर उड़ते एयरशिप को उड़ा दिया गया। ये सब काजुनो नियंत्रित कर रही थी और वो तेजी से आगे बढ़ी और फुर्ती से विशाल ऑटोमेटन से लड़ने लगी। कहीं और बाहर मकावा मनीएज और उसके अधीनस्थ अंदर की स्थिति का जायजा लेते रहे। उसने माथा सिकोड़ा और खुद जाकर पूछने का फैसला किया। फिर एक बार फिर सड़क पर चल पड़ी। अभी भी मासूमियत से नजारों को निहार रही थी, जबकि मासुजुमी बेहद तनाव में अपने दांत पीस रही थी। अंदर किसी ने फूटियो को सुझाव दिया कि वो ताताकात्सु की मदद के लिए जहाज का इस्तेमाल कर सकती है। उसने आंखें बंद की और सोचने लगी कि फार ईस्ट के लिए सबसे सही कदम क्या होगा, और जहाज पर मौजूद सबसे राय लेने के बाद फूटियो ने अपना अंतिम निर्णय लिया कि वो तटस्थ रहेंगे। जहाज में चारों तरफ मोर्चा संभालने का आदेश प्रसारित कर दिया गया। कहीं और मासुजुमी जंगल की गहराई में तेजी से भाग रही थी। आज की रात पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। असामा हैरानी से अपने सामने के नजारे को देखती रही। मासुजुमी भी अच्छी तरह जानती थी कि क्या होने वाला है, और जो कुछ हो रहा था उसके सामने सब हक्का बक्का खड़े थे। ये एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिससे वापसी नहीं थी, लेकिन इस पल उन्हें अभी भी कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि तोरी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। वो आम दिन जो ऐसे लगते थे जैसे हमेशा चलते रहेंगे, अब एक ही भयावह दिन में खत्म हो गए। काजुनो और ऑटोमेटन्स के बीच लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी कि पीछे से सैनिकों का एक दस्ता समर्थन में आ धमका। स्क्रीन के जरिए वो काजुनो पर निशाना साध रहे थे। तभी अचानक ताताकात्सु हाथ में भाला लिए उनके पीछे प्रकट हुआ और एक लंबे संघर्ष के बाद उन दोनों ने हर एक दुश्मन को खत्म कर दिया। अब ताताकात्सु को अपने स्वामी की रक्षा के लिए जाना था। काजुनो ने अचानक घूमकर खुद को तैयार किया, क्योंकि उसने एक दुश्मन को आते भांप लिया। लेकिन इससे पहले कि ताताकात्सु कुछ रिएक्ट करता, काजुनो ने उसकी आंखों के सामने खुद को विस्फोट कर दिया। कुछ दूरी पर मनीषाई आगे बढ़ा और उसने शांति से अपना और अपने हथियार का परिचय दिया, और फिर अचानक ताताकात्सु के पीछे प्रकट हो गया। उसकी गतिविधियां बेहद तेज थीं और उसने बूढ़े योद्धा के हमले को आसानी से चकमा दे दिया। कुछ ही पलों बाद काजुनो ने अपनी आंखें खोली और ताताकात्सु की गोद में जागी। हमले के वक्त उसने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को शिफ्ट कर खुद को बचा लिया था। एक पल बाद ताताकात्सु ने मनीषा के हथियार की प्रकृति समझाई। रिएक्टर अब अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे और सावधानी पूर्वक ईथर जमा करना शुरू कर दिया था, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, और यदि वो इसे रोकना चाहते हैं तो उनके पास 5 मिनट है। उसी पल मत्सेरा ने ऐलान किया कि वो आतिशबाजी समारोह की मेजबानी करेगा। मैसेज ने मुड़कर पूछ लिया कि आखिर वो मकावा को बर्बाद करके फार ईस्ट को तबाही में क्यों झोंकना चाहते हैं। मत्सेरा ने सवाल पलटकर उसी पर डाल दिया, और ये देखते हुए कि मिशाई ने कोई जवाब नहीं दिया। मत्सेरा ने कहा कि वो अपने ही डर को समझ पाता, उससे पहले ही मर जाएगा। फिर मत्सेरा ने उन्हें सर्वनाश रोकने का एक रास्ता बताया, डेडली सिन आर्मामेंट्स। जिसके पास भी ये हथियार होंगे उसके पास संपूर्ण विनाश को रोकने की शक्ति होगी। उसने समझाया कि डेडली सिन आर्मामेंट्स इंसानियत के 8 घातक पापों पर आधारित थे, और ये हथियारों का सेट एक अकेली लड़की की भावनाओं से बनाया गया था। 10 साल पहले जब उसने उस लड़की की दुर्घटना का कारण बना था, तो उसने ईर्ष्या का आर्मामेंट उसकी आत्मा में डाल दिया था। ये सुनकर मासुजुमी ने तुरंत भी एक एस की ओर देखा, और मत्सेरा ने पुष्टि की कि हाँ, वो वही लड़की है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, तोरी सख्त मायूसी में तेजी से भाग निकला। किम्मी की गुहार पर सब लोग तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़े। मनीएज ने घोषणा की कि वो मत्सेरा को रोकेगा, और ताताकात्सु ने अपना भाला उठाया, ये इरादा करके कि वो उस जवान योद्धा से निपटेगा। दोनों बिना एक पल की हिचक के आमने सामने टकरा गए। मेसाई ने अपने शरीर की कुर्बानी दी और भाला खुद में घुसा लिया। उसी वक्त लैमेंटेशंस सक्रिय हो गए और उन्हें सीधे रिएक्टर की तरफ लक्षित किया गया। काजुनो ने तब ताताकात्सु को कुछ याद दिलाया, और उसने अपना मुंह खोला और जीभ बाहर निकाली, जिस पर उसकी पत्नी की बाली थी।
फिर ताताकात्सु उसे करीब लाया और काजुनो को हवा में उछाल दिया। जबरदस्त शक्ति का एक विशाल झोंका उसके शरीर को चीर गया और काजुनो ने अपना चेहरा पीछे घुमाकर एक कोमल मुस्कान दी। मौके का फायदा उठाकर ताताकात्सु ने अपना भाला अपनी पूरी ताकत से घुमाया। काजुनो का सिर कट गया और धीरे धीरे आसमान से नीचे आने लगा। उसी पल मिशाई की अधीनस्थ प्रकट हुई और ताताकात्सु की कुशलता की तारीफ की। ताताकात्सु ने मुड़कर कहा कि यह जगह जल्द ही राख में तब्दील हो जाएगी और फिर उसने तुरंत उस लड़की को पहचान लिया। वो जिन थी ताकाबाना दोसु की सबसे बड़ी बेटी। उसने बोलकर जोर दिया कि उसके पिता ने एक वसीयत छोड़ी थी जिसमें अपना नाम मनीषाई को सौंप दिया था। ताताकात्सु ने भाला उठाकर उसे लड़ने की चुनौती दी, लेकिन जिन ने तत्काल वापस जाने की अनुमति मांगी क्योंकि उनके उत्तराधिकार के अपने कानून थे और इसके अलावा जिन को अपने अधिकार से लड़ाई में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि एक दिन फियो और मनीषाई एक दूसरे का युद्ध में जरूर सामना करेंगे। तब ताताकात्सु ने अपना भाला जिन की तरफ उछाल दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि अगर कभी वो दोबारा मुकाबला चाहे तो इसे उसके उत्तराधिकारी को सौंप दे, तब दोनों तरफ से बराबरी की लड़ाई हो सके। जिन तेजी से मिशाई को उस जगह से दूर ले गई। ताताकात्सु ने मुड़कर अपने पीछे की बर्बादी पर नजर डाली और सब कुछ खंडहर और सड़न में तब्दील हो चुका था। तब तक आग की लपटें बुझ चुकी थीं। इमारतें ढहकर एक तरफ झुक गई थीं और हर चीज पर धुएं की एक महीन धुंध छाई हुई थी। सड़कों पर मासुजुमी चुपचाप P1S को दूर ले जा रही थी। खुशकिस्मती से उसने P1S के सिर पर अपना कोट डाल दिया था ताकि आसपास की निगाहों से उसकी पहचान छुपी रहे। लेकिन अचानक चलते चलते P1S ने बिना किसी चेतावनी के अपना हाथ छुड़ा लिया और जब तक मासुजुमी समझ पाती कि हुआ क्या, तब तक आसपास के सब लोग हैरत से आसमान की तरफ देखने लगे। एक जहाज चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि फिडियो का जहाज था। जहाज से उन्होंने स्क्रीन के जरिए निरीक्षण किया और तुरंत P1S को एक डेडली सीन आर्मामेंट के रूप में पहचान लिया। जैसे ही दोनों लड़कियों ने खुद को घिरा पाया, तोरी दूर से पूरी रफ्तार से भागता हुआ आया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें सैनिकों ने दबोच लिया जिन्होंने उनके हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। एक आदमी आगे बढ़ा और जोर से ऐलान किया कि केपीए इटालिया अब इस इलाके पर नियंत्रण कर लेगा। तोरी बेबसी से P1S की तरफ हाथ बढ़ाता रहा, लेकिन सैनिकों ने उसका सिर नीचे दबा दिया। मासुजुमी को एहसास हुआ कि इस तरह बर्ताव करके तोरी किसी को नहीं बचा सकता। तभी मत्सादेरा चिल्लाया कि क्लास शुरू होने वाली है और जबरदस्त ऊर्जा की एक लहर ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। P1S अब जहाज के पूछताछ कक्ष में बैठी थी और उसने अपने रोजमर्रा के कपड़े पहनने की इच्छा जताई। इसी बीच मेडिकल वार्ड में मिशाई का इलाज चल रहा था और जिन ने जोर देकर कहा कि P1S को डेडली सिन आर्मामेंट टेस्टामेंट यूनियन को लौटाना होगा, जो कि उसके लिए मौत की सजा के बराबर था। जिनको भनक लगी कि वो अभी भी कुछ छिपा रहा है, तो उसने धमकाने के लिए उसकी टांग पकड़ ली। मिशाई ने उसे गले लगा लिया, पहले माफी मांगी और फिर जोर देकर कहा कि वो अब घर आ गया है। कुछ लोगों ने दरवाजा खोला और पर्दे में से झांका, फिर उसे कुछ अंतरंग मामला समझकर चुपके से हट गए और जिनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि की मुस्कान थी। मिकावा के हवाई अड्डे पर यूनियन ने कई जहाजों को एक साथ जोड़कर लोगों के लिए शरण स्थल बनाया था। सकाई बैठकर मिसाशी से बात कर रहा था और वो होराइजन के बारे में पूछने आई थी, लेकिन अचानक गैलीलियो केपीए इटालिया के उप कमांडर के नए पद के साथ प्रकट हुआ और कुछ ही देर बाद इनोसेंटियस भी आ पहुंचा और उसने ऐलान कर दिया कि वो फार ईस्ट पर अधिकार जमा लेगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जोरदार युद्ध की घोषणाएं कर दी। उधर अकादमी में सब क्लासरूम में इकट्ठा थे। कोई खड़ा हुआ और उसने मौजूदा हालात का सारांश दिया कि मकावा के उत्तराधिकार के अधिकार विरासत में पाने के कारण होराइजन के पास फार ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने और मुसाशी को आदेश देने का अधिकार था, लेकिन उसकी फांसी के बाद सब कुछ टेस्टामेंट यूनियन वापस ले लेगी। आज कुछ स्टूडेंट्स क्लास से गैर हाजिर थे। तोरी क्लास में तो आया था, लेकिन अपना चेहरा डेस्क पर छिपाए बैठा था। कोई विशेष सुरक्षा में था और डॉर्मेट्री नहीं छोड़ सकता था। नेट रईसों के साथ एक बैठक में शामिल थी और डॉर्मेट्री में मासुजुमी नहा रही थी। वो बुरी तरह चिंता कर रही थी कि क्या सब मिलकर P1S को बचाने की कोई योजना बना रहे हैं। क्लासरूम में वो सचमुच एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तब शिरोरू आगे आया और सबको परिणामों से अवगत कराया कि अगर उन्होंने टेस्टामेंट यूनियन की अवहेलना की तो मुसाशी की नीचे से आने वाली सप्लाई की सारी लाइनें खत्म हो जाएंगी, और अगर वो यूनियन का विरोध करने के लिए समर्थन जुटाना चाहते हैं तो उन्हें मासुजुमी को अपनी तरफ करना होगा, लेकिन पहले उन्हें तोरी से शुरुआत करनी होगी। तभी अचानक माकिको ने दरवाजा खोला और क्लासरूम में चली आई और बताया कि आज उन्हें एक निबंध लिखना होगा, लेकिन इससे पहले वो उन्हें कुछ संकेत देना चाहती थी। उधर हवाई अड्डे की पहाड़ी पर फियो और मिशाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और उनके पीछे सैनिकों की कतारें भरी थीं। आदेश मिलते ही हुडो तेजी से आगे बढ़ा।
जिन हाथ में भाला लिए आगे आई और ताताकात्सु के छोड़े हुए शब्दों को दोहराया। ये दृश्य लाइव प्रसारित हो रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद फूतू आगे बढ़ी और उसने सीधे अपने मुख्य लक्ष्य जिन पर निशाना साधा। तभी अचानक मिशाई उसके सामने प्रकट हुआ और उसका रास्ता रोक दिया। मनिएज ने वो भाला फूटियो को लौटा दिया जिसे उसने स्वीकार किया और अपने पिता से भी ताकतवर बनने की कसम खाई, और फिर फूटियो शांति से वापस अपनी तरफ चल दी। क्लासरूम के अंदर तोरी अभी भी अपना चेहरा डेस्क पर दबाए हुए था। असामा ने उसके बारे में सोचा और उसके चेहरे के दोनों तरफ गहरी लाली दौड़ गई और वो बड़ी जोशीली, लगभग बुखार जैसी हालत में अपने पेपर पर लिखने लगी। ये सब देखकर माकिको ने असामा को अपना निबंध क्लास के सामने पढ़ने को कहा। असामा घबराकर पीछे हट गई और उसे पढ़ने से बचने के बहाने ढूंढने लगी। तब माकिको ने सुजू को खड़े होकर अपना निबंध पढ़ने को कहा और सुजू ने जाकर असामा का निबंध जोर से पढ़ने में मदद मांगी। असामा ने उत्सुकता से उसे लिया और पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। सुजू के निबंध ने बचपन से लेकर अब तक की उसकी अपनी जिंदगी की कहानी बयां की। सुजू ने कबूल किया कि उसे होराइजन से प्यार हो गया था और जब पढ़ना खत्म हुआ तो वो खड़ी हुई और बेकाबू होकर रोने लगी और तोरी से मिन्नतें करने लगी कि वो होराइजन को बचा ले। उसकी गुहार सुनकर तोरी अपने पैरों पर खड़ा हुआ और घोषणा की कि उसका पूरा इरादा यही करने का है। उसने तोरी का हाथ लेकर अपनी छाती पर रखा और इसके चलते सुजू शांत हो सकी। तोरी ने एक बात साफ करनी चाहिए और समझाया कि उसने सुजू का हाथ सिर्फ इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी। जब लगा कि मामला सुलझ गया है, किम्मी को एक संदिग्ध मैगजीन मिल गई और उसने झट से तोरी का सामना करके पूछताछ शुरू कर दी। जब माकिको उससे बात करने आई तो तोरी उसे लगातार चिढ़ाता रहा और आखिरकार खुद को रोक न पाने पर माकिको ने अपना घुटना ऊपर चलाकर दीवार के पार बगल की क्लासरूम में सीधे लात मार दी। बगल के टीचर बुरी तरह डर गए और माकिको ने दरवाजा खोलकर दूसरे टीचर से माफी मांगी और फिर तुरंत तोरी को खींचकर अपनी क्लासरूम में ले आई। उसे बांधकर मंच पर रख दिया गया और फिर माकिको ने सबसे होराइजन को बचाने के उपाय पूछे। यहाँ तक कि खुद तोरी ने भी अभी तक कोई योजना नहीं सोची थी। शिरोरो ने अपनी बात जारी रखी, बाजू बांधते हुए और सिर झुकाकर, और जोर देकर कहा कि इसमें पैसा खर्च होगा क्योंकि उन्हें एक विशेष स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग की जरूरत पड़ेगी। एक लड़की ने याद दिलाया कि यह तभी मान्य होगा जब कमांडर के पास पूर्ण अधिकार हो। फिर भी उन्होंने वैकल्पिक तरीके सोचने की कोशिश की। जब बाकी सब गंभीर थे, तोरी एक बार फिर चंचल हरकतें करने लगा। जहाज के पूछताछ कक्ष में PAS आखिरकार अपने रोजमर्रा के कपड़ों में बदल चुकी थी और उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी निराशा साफ दिख रही थी। ओकुतामा के मैदान के भीतर मासुजुमी धीरे धीरे चल रही थी। उसका दिमाग गहरे विचारों में डूबा था। उसके पिता ने उसे एक मिशन दिया था, ऐसा परिणाम तय करना जो मिसाशी के पक्ष में हो। बाहर कदम रखते ही उसकी मुलाकात एक साथ नेट और नामासा से हो गई। अजुमा और मिरियम के कमरे में अजुमा उस पारदर्शी बच्ची को वापस लाया और गलती से छोटी लड़की को मिरियम के बिस्तर पर रख दिया। मिरियम ने फिर फार ईस्ट गार्ड के पहरे पर खड़े होने के बारे में पूछा, लेकिन अजुमा घबरा गया क्योंकि वो पहले ही पद त्याग चुका था। मिरियम ने माथा सिकोड़कर उसे याद दिलाया कि बाहर की स्थिति पूरी तरह अराजक थी। टेस्टामेंट यूनियन के फैसले के विरोध में उनकी क्लास एक विशेष सभा आयोजित कर रही थी ताकि मुसाशी और फार ईस्ट के भविष्य की दिशा तय की जा सके। अकादमी के दूसरी तरफ सब पहले ही इकट्ठा हो चुके थे और मासुजुमी ने विशेष सभा को स्वीकार कर लिया। माकिको ने पूछा कि नेट और नामासा उसके साथ क्यों आए हैं, तो नामासा ने बताया कि उसे एक परीक्षण करने के लिए भेजा गया था और नेट की भी ऐसी ही वजह थी। उसी वक्त तोरी को एक पर्दे में लपेटकर ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। उसने अंदर से अपना चेहरा बाहर निकालकर आंख मारी तो झट से शिरोरो ने उसे जोर की लात मार दी। जब पर्दा पूरी तरह खुला तो सबने देखा कि तोरी अंदर बिल्कुल नंगा था। मासुजुमी अपना गुस्सा रोक न सकी और उसने लात मारकर उसे दूर कर दिया और फिर अविश्वास प्रस्ताव का मामला उठाया। मासुजुमी का पक्ष टेस्टामेंट यूनियन का प्रतिनिधित्व करेगा जबकि दूसरा पक्ष मिसाशी का प्रतिनिधित्व करेगा। नियम तेजी से घोषित किए गए कि हर पक्ष 3 प्रतिनिधि भेजेगा और जो भी पक्ष 2 राउंड जीतेगा वो कुल मिलाकर विजयी होगा। अकादमी विजयी पक्ष का अनुसरण करेगी। अगर यूनियन पक्ष जीता तो होराइजन के खिलाफ सजा बरकरार रहेगी और अगर नहीं तो अकादमी होराइजन को छुड़ाने जाएगी। यूनियन पक्ष प्रतियोगिता का तरीका चुनेगा। नामासा पहले लड़ने के लिए आगे बढ़ी और उसने खुद का बनाया हुआ युद्ध देवता जाइजर सुजाकू बुलाया। तब तक तोरी लौट आया था और उसने सिर्फ इसलिए मांग की कि शिरोरू आगे बढ़े क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। शिरोरो ने फिर हाइडी को बुलाया जो उछल कर उसके सिर पर बैठ गई। जो नहीं लड़ रहे थे वो जल्दी से खाली हो गए। जाइजर ने एक ताकतवर मुक्का चलाया लेकिन शिरोरो ने उसे रोक दिया। दोनों पक्ष निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार अपनी अपनी स्थिति में आ गए और हर कोई एक दूसरे से जीत छीनने की कोशिश में जुट गया।
नामासा ने सवाल किया कि वो टेस्टामेंट यूनियन का विरोध क्यों कर रहा है। शिरोरो ने घोषणा की कि मुसाशी फार ईस्ट की आर्थिक रीढ़ है और अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो उसके कर्जे कभी नहीं चुकेंगे। दूसरी तरफ बाकी सब स्क्रीन के जरिए लड़ाई देखते रहे और कोई भी पक्ष बढ़त नहीं ले पाया। काफी देर बाद नामासा और जायजरी जोर से जमीन पर गिरे। पता चला कि शिरोरू ने पहले से सब कुछ योजना बनाकर रखी थी और उसने जमीन का यही प्लॉट पहले ही खरीद रखा था, बस उसे नामासा को यहाँ फुसलाना था। अंत में उसने अपना हाथ बढ़ाया और घोषणा की कि वो उनकी सहयोगी है। नामासा के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और उसने खड़े होने के लिए शिरोरू का हाथ थाम लिया। अपना पहला प्रतिनिधि हारता देख मासुजुमी और भी ज्यादा तनाव में आ गई। दूसरा आगे बढ़ने वाला कोई और नहीं बल्कि नेट थी। पूछताछ वाले जहाज पर पीए के किताब पढ़ रही थी और जिन और मिशाई को भी स्टूडेंट काउंसिल की सभा के बारे में पता चल चुका था। अगर युद्ध छिड़ गया तो जिन को डर था कि अपर्याप्त सेना के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। मिशाई ने शांति से उसे याद दिलाया कि फार ईस्ट के पास अभी भी शिंटो जादू है और समझाया कि शिंटो आस्था के अनुयायियों को बस अपने देवता को भेंट देनी होती है। नेट के दृढ़ संकल्प से सब चिंतित लग रहे थे। तोरी ने उनसे कहा कि बस उन्हें सही कारण ढूंढने की जरूरत है और वो नेट को अपनी तरफ खींच सकते हैं। कुछ देर बाद सुजू को आगे बढ़कर लड़ने के लिए चुना गया। तभी अचानक नेट को पहले की बैठक याद आ गई और उसने घुटने टेककर एक घोषणा करने की तैयारी की। ये देखकर एक सहपाठी चिंतित हो गया, क्योंकि एक शूरवीर किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं हार सकता, वरना समाज में उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तोरी ने फिर सुजू को नेट को रोकने का तरीका ढूंढने की याद दिलाई और जैसे ही सुजू दौड़ी, दुर्भाग्य से वो ठोकर खाकर गिर गई। नेट तेजी से दौड़ी और उसे पकड़ लिया और कोमलता से उसे दिलासा दी। शांत होने के बाद सुजू बेचैन महसूस कर रही थी और अंत में उसने खुद ही हार स्वीकार कर ली। माकिको ने सिर हिलाकर नतीजे को स्वीकार किया और उसके बाद नेट ने आगे बढ़कर घोषणा की कि वो अकादमी को अपनी ताकत देगी। अब टेस्टामेंट यूनियन की तरफ सिर्फ मासुजुमी बची थी, लेकिन इस बार प्रतिस्पर्धा का तरीका एक बहस होगा और तोरी आखिरी प्रतिनिधि के तौर पर आगे आएगा। विजेता वही होगा जो दूसरे को मना सके या उसे जवाब देने में असमर्थ बना दे। मासुजुमी ने भौहें सिकोड़कर उसे पूरी तरह गंभीर रहने की याद दिलाई। फिर भी तोरी अचानक कौंपने लगा और अजीब तरह से हड़बड़ाने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर पहले बोलने की इच्छा जताई और घोषणा की कि ये सब कुछ उसके प्यार का इजहार करने की भव्य योजना की सीढ़ी मात्र है। तोरी ने होराइजन को बचाने के फायदे और नुकसान गिनाए, लेकिन जब वो निर्णायक हिस्से पर पहुंचा तो उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया और शब्द नहीं निकाल पाया और बस इतना कहा कि उन्हें रुक जाना चाहिए और होराइजन को बचाना भूल जाना चाहिए। सब पूरी तरह सकते में आ गए और मासुजुमी गुस्से में चीख पड़ी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कुछ कर दिया। मासुजुमी ने जोर देकर कहा कि वो शब्द उसके मुंह से आने चाहिए थे। तोरी ने बेपरवाही से अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा और नियमों की एक कमी की तरफ इशारा किया, जिसका जवाब ढूंढने में उसे दिक्कत हो रही थी। उसने खुशी से जोर देकर कहा कि यही वजह थी कि उसने पहले जाने का फैसला किया था। तोरी ने मासुजुमी को बहस जारी रखने के लिए उकसाने की कोशिश की और इस तरह वो अपनी दलील को बदलकर होराइजन को बचाने के फायदे पेश करने पर मजबूर हो गई और समझाने लगी कि इससे मुसाशी की संप्रभुता कैसे बहाल होगी। अगर उन्होंने होराइजन को बचा लिया तो मुसाशी को शासन करने का अधिकार वापस मिल जाएगा और टेस्टामेंट यूनियन भी इससे इनकार नहीं कर पाएगी। तोरी ने कागज का एक पन्ना निकालकर एक और मुश्किल सवाल दागा। फिर भी मासुजुमी ने उसका जवाब आसानी से दे दिया। वो टेस्टामेंट यूनियन के विरोध का एक ठोस कारण सुनना चाहता था। एक पल खड़े होकर चुपचाप विचार करने के बाद मासुजुमी ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और हिचकिचाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे जोर से पढ़ना चाहिए या नहीं। इससे पहले उसे डर था कि इसे पढ़ने से एक राजनीतिज्ञ के रूप में उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। तोरी ने झट से उसे उकसाया और फिर कोई उन काले बिलौटों को ले आया जिनके साथ पीएकेएस हमेशा खेलती थी और उन्होंने उसे सलाह दी। अंत में मासुजुमी ने फैसला किया कि वो इसे नहीं पढ़ेगी, बल्कि उसने मुड़कर पुष्टि की कि होराइजन को बचाना ही सही काम है। मासुजुमी ने जोर देकर कहा कि मकावा के विनाश के लिए होराइजन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और फिर उसने सत्ता में बैठे लोगों की क्रूर हरकतों की निंदा की। मासुजुमी ने जोर देकर कहा कि मकावा के पतन के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और उसने खड़े होकर मांग की कि टेस्टामेंट यूनियन अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। इनोसेंटियस प्रकट हुआ और मासुजुमी से बातचीत करना चाहता था, लेकिन वो अटल रही कि वो मकावा को बचाने का मार्ग अपनाएगी। जिनको एहसास हुआ कि इनोसेंटियस जानबूझकर विषय बदल रहा था और मासुजुमी उससे सावधान होने लगी। उसने माथा सिकोड़कर कोई रास्ता ढूंढना शुरू किया। अंत में मासुजुमी ने स्वीकार किया कि उसकी और टेस्टामेंट यूनियन की मूलतः बुनियादी कदरें अलग थीं, लेकिन उसने जोर दिया कि दोनों पक्ष अभी भी एक आम राय पा सकते हैं।
फिर उसने सबकी तरफ मुड़कर आह्वान किया कि मुसाशी के सारे वित्तीय संसाधन इकट्ठे करके बांटे जाएं, ताकि हर उस क्षेत्र की मदद की जा सके जिनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई थी। मासुजुमी ने यहाँ तक सुझाव दिया कि वो एक नई मुद्रा भी जारी कर सकते हैं। जैसे ही पैसे का जिक्र आया, शीरो उत्सुकता से काम पर जुट गया। मासुजुमी ने जारी रखते हुए सबको याद दिलाया कि वो इसके तीर्थ के उत्तराधिकार के अधिकारों की समीक्षा के लिए अपील दायर करे, जो एक अहम मामला था और जिसे तय करने का अधिकार सिर्फ असामा तीर्थ के पास था। यह सुनते ही असामा हरकत में आ गई और यहाँ तक कि किम्मी भी मासुजुमी की क्षमताओं से प्रभावित हुई। मासुजुमी ने फिर मुड़कर एक जोरदार घोषणा की कि अकादमी टेस्टामेंट यूनियन के साथ 3 मुद्दों पर समझौता करेगी। पहला, अगर उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी गईं, तो वो क्रेडिट आधारित प्रणाली पर स्विच करेंगे। दूसरा, अगर यूनियन ने उचित अधिकारों का पालन किए बिना होराइजन को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया, तो वो एक तीर्थ से हस्तक्षेप करने और औपचारिक विरोध दर्ज कराने की पैरवी करेंगे। तीसरा, अगर यूनियन ने एक निर्दोष व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने और फांसी का सामना करने के लिए मजबूर किया, तो वो होराइजन को इस अन्याय से बचाने के लिए खड़े होंगे और उसे अकादमी में आमंत्रित करके एक छात्रा के रूप में सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद इनोसेंटियस ने इसे बेतुका करार देते हुए खारिज कर दिया। उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर मासुजुमी अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंची और उसने जोर देकर कहा कि दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच सकते। इसने उसे और भी गुस्सा दिला दिया और उसने एक काल्पनिक स्थिति प्रस्तुत की। इनोसेंटियस ने एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत किया जिसमें टेस्टामेंट यूनियन युद्ध नहीं चाहती थी और उसने उनकी अवतरण की रणनीति के कमजोर पहलू पर चोट की और लगातार उन्हें कोने में धकेलने की कोशिश करता रहा। इनोसेंटियस ने जोर देकर कहा कि अगर वो हार स्वीकार कर लेते हैं, तो वो सारी फ्रीज की गई संपत्तियां रिलीज कर देगा, उनके अधिकार बहाल कर देगा और मुसाशी को मकावा का अधिग्रहण करने की अनुमति भी दे देगा। फिर उसने समझाया कि ऑटोमेटन पी एक एस डेडली सिन आर्मामेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम है और सबको सूचित किया कि जिसके पास भी डेडली सिन आर्मामेंट्स होंगे, उसके पास सर्वनाश को रोकने की शक्ति होगी। ये सिस्टम होराइजन के अंदर इसलिए रखा गया था क्योंकि टेस्टामेंट यूनियन को विश्वास था कि उसके पिता का इरादा फार ईस्ट पर कब्जा करने का था। इस मोड़ पर इनोसेंटियस ने पूछ लिया कि क्या वो अब भी होराइजन को बचाने का इरादा रखते हैं। मासुजुमी ने माथा सिकोड़ा और कड़वाहट से महसूस किया कि उसे उसके जाल में फंसा लिया गया था। फिर इनोसेंटियस ने मुड़कर उसकी एक शारीरिक विशेषता का मजाक उड़ाया और उसे याद दिलाया कि वो अभी भी एक लड़कों जैसे कपड़े पहने स्त्री है। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने जोर देकर कहा कि उसका कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था और न ही सत्ता की कोई चाहत थी। ये जानने पर तोरी दौड़ता हुआ आया और जांचना चाहता था कि क्या वो सचमुच एक लड़की है। फिर वो इनोसेंटियस की ओर मुड़ा और मासुजुमी के प्रति अपने पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। तोरी ने उसकी पहले की टिप्पणियों को लेकर उसे चुनौती भी दी, लेकिन इनोसेंटियस ने अपना संयम बनाए रखा और तोरी से फार ईस्ट और मुसाशी के बीच के रिश्ते के बारे में सवाल किया। तोरी ने घोषणा की कि मासुजुमी के पास इसका जवाब है और उसने तुरंत लोगों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी पर जोर दिया। मासुजुमी ने मुड़कर ताकत से इनोसेंटियस का सामना किया और वो उनके असहयोगी रवैये से बुरी तरह चिढ़ गया। मासुजुमी ने बोलकर अपने महान आदर्शों की घोषणा की और साफ कहा कि वो सर्वनाश को रोकने के लिए समर्थन चाहती है। इनोसेंटियस ने उनके बीच सारी बातचीत खत्म होने की घोषणा कर दी और दोनों पक्ष किसी भी सहमति पर पहुंचने में विफल रहे। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और गैलीलियो पर अचानक हमला करने का आदेश दिया। मासुजुमी को लगभग सीधी चोट लगने ही वाली थी, लेकिन तोरी ने छलांग लगाकर उसे सुरक्षित खींच लिया। फूतो अचानक मौके पर प्रकट हुई और गैलीलियो को रोकने में उनकी मदद की। तोरी फूता के आगमन को लेकर उत्साहित और उत्सुक लग रहा था, लेकिन मासुजुमी ने झट से उसे एक तरफ धकेल दिया और वो ये जानकर हैरान रह गई कि ये सचमुच फूटियो थी। तभी अचानक कुछ दूरी से राजा योशा और साम्राज्ञी पधारे और राजा इस उथल पुथल को खत्म करने आए थे। योशनाओं ने मांग की कि इनोसेंटियस गैलीलियो को पीछे हटने का आदेश दे। इनोसेंटियस ने जोर देकर कहा कि योशनाओं के पास हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तब योशनाओं ने फैसला सुनाया कि फूचो उनकी ओर से लड़ेगी। तभी अचानक माकिको ने बीच में कदम रखा और तोरी और मासुजुमी के बीच मैच को बराबरी का घोषित कर दिया, जिसका मतलब था कि अब एक टाई ब्रेकर राउंड की जरूरत पड़ेगी। फियो ने तेजी से खड़े होकर सबको चुनौती दे दी और वो सब डर के मारे पीछे हट गए। तब किम्मी ने स्वेच्छा से उसका सामना करने की पेशकश की। तोरी ने योशा से पूछने की कोशिश की कि अगर किम्मी जीत गई तो उसे राजा बना दिया जाए। योशा ने अपना अतीत याद किया कि उसे सिंहासन लेने के लिए मजबूर किया गया था, वरना राज्य नष्ट हो जाता और लोगों और राज्य की रक्षा के लिए योशा को राजा बनना पड़ा। फिर उसने पूछा कि अगर वो राजा बना तो तोरी क्या करेगा। तोरी ने ऐलान किया कि वो बस वो सब वापस चाहता है जो उसने और होराइजन ने खोया था।
दूसरी तरफ किम्मी ने यूजुम को बुलाया और झट से उसका परिचय कला और प्रदर्शन की देवी के चूहे के रूप में दिया। फू ने अपने प्रतिद्वंद्वी का अध्ययन किया और उसे विश्वास था कि वो एक ही वार में उसे मार गिरा सकती है। फू ने हाथ में भाला लेकर अपना रुख अपनाया और पहले अपने प्रतिद्वंद्वी की गति जांचने की इच्छा से वो अद्भुत रफ्तार से आगे बढ़ी, लेकिन किम्मी पूरी तरह अडिग थी और ये मानने से इनकार कर दिया। फू ने फिर से हमला बोला और अपना भाला किम्मी की एड़ी पर चलाया। फिर भी किम्मी बिना किसी परेशानी के बस इधर उधर झूल गई। किम्मी ने जोर देकर कहा कि सिर्फ वही व्यक्ति उस पर असर डाल सकता है जो उसे बिल्कुल ढीला कर दे। फिर उसने अचानक यूजियम को हवा में ऊंचा उछाल दिया और उनके आसपास का स्थान तुरंत अंधेरे में डूब गया और उनके पैरों के नीचे एक जादुई घेरा तेजी से प्रकट हुआ। फूडिया को एहसास हुआ कि किम्मी अपना अनुष्ठान नृत्य जारी रखे हुए थी और वो सीधे हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन किम्मी ने उसे रोकने के लिए एक बैरियर बना लिया था। फूतू ने कई छवियों में विभाजित होकर सख्त कोशिश की कि बैरियर तोड़ सके। दोनों के चारों ओर एक बवंडर घूम गया और अंदर जबरदस्त तीव्रता के साथ युद्ध छिड़ा रहा। किम्मी के चेहरे पर कट लगा और खून बहने लगा और बाहर खड़े सब लोग बुरी तरह चिंतित हो गए। असामा ने जोर देकर कहा कि किम्मी कभी हार नहीं सकती और वो जिंदगी में सिर्फ एक बार रोई थी, और वो भी तोरी की वजह से, और चूंकि वो अब यहाँ था, किम्मी जीतेगी। उसे लगा कि उस समय की तुलना में ये कुछ भी नहीं है, और वो पल था जब होराइजन की दुर्घटना हुई थी। तोरी और होराइजन दोनों को बेहोशी की हालत में मकावा लाया गया था और तोरी ने खाना पीना त्याग दिया और धीरे धीरे कमजोर होता गया। वो शख्स जिसने तब तोरी को जगाया वो और कोई नहीं बल्कि किम्मी थी, और उसकी उस प्रतिक्रिया ने उसे गुस्से से पागल कर दिया था। उसने उस पर लगातार मारा और चीख चीख कर उसे जगाया, और किम्मी ने वो सब कुछ किया जो उसे वापस जिंदगी में लाने के लिए जरूरी था, यहाँ तक कि उसने अपनी मुट्ठी तोरी के मुंह में डाल दी। काफी देर बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले और किम्मी को एहसास हुआ कि वो लौट आया है, और फिर वो फूट फूट कर सिसकियां लेने लगा। किम्मी ने तोरी को अपनी बाहों में लिया और कोमलता से सांत्वना दी, और तभी उसने अपनी कमजोरी प्रकट की और तोरी के साथ रो पड़ी। वापस वर्तमान में लड़ाई अभी भी जारी थी और फूडिया के भाले ने किम्मी की छाती के बीचों बीच छेद कर दिया था और खून धीरे धीरे बहने लगा था। फिर भी किम्मी शांति से झुकी और सारा खून चाट गई, और उसने अपना हाथ ऊंचा उठाकर एक जोरदार शक्ति का प्रहार किया जिसने फूतू को उड़ा दिया। फू ने एक बार फिर किम्मी पर अपना भाला ताना और एक पल बाद उनके आसपास का माहौल सामान्य हो गया, लेकिन किम्मी के सिर्फ कुछ कपड़े गायब थे और वो पूरी तरह सकुशल थी। वो कदम दर कदम फूडो की ओर चली, उसके चेहरे पर तमाचा मारा और फिर एक एक करके उसकी गलतियां गिनवा दी। किम्मी ने एफटीओ के चेहरे पर उंगली जमाई और घोषणा की कि उसकी हरकतें शर्मनाक थीं, और ये सुनते ही फूटो तेजी से घुटनों के बल गिर गई। किम्मी के शब्दों की बदौलत उसने अपनी गलतियां पहचान ली थी। जैसा वादा किया था, योशा अब कमांडर और स्टूडेंट काउंसिल को अधिकार वापस कर देगा, और केवल एक चीज जो वो नहीं छोड़ेगा वो था उसका सिंहासन। हालांकि योशा अपनी सहायता के लिए 2 उपराजा नियुक्त करेगा और चुने गए 2 लोग होंगे होराइजन और तोरी। इनोसेंटियस ने गुस्से में ऐलान किया कि होराइजन की फांसी के बाद वो डेडली सिन आर्मामेंट निकाल लेगा और निवास स्थानांतरित कर देगा। ये सुनकर तोरी ने फैसला किया कि वो जाकर होराइजन से अपने प्यार का इजहार करेगा। इनोसेंटियस ने गुस्से में बातचीत खत्म की और तब माकिको ने अकादमी के पक्ष को विजेता घोषित कर दिया। फार ईस्ट होराइजन को कैद से छुड़ाने जाएगा, लेकिन तभी तोरी ने पीठ घुमाई और उसे अकेले बचाने का इरादा जताया, और वो सबको सलाह के कुछ शब्द देना नहीं भूला। योशा अब तोरी की जाती आकृति को भरोसे भरी निगाहों से देख रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर एडल पर पड़ी जो भाला लिए हुए थी, और उसने समझाया कि वो भाला उसके पिता ने उसे सौंपा था। इसी बीच असामा और मासुजुमी तेजी से तोरी के पीछे पीछे चल दी। एडल ने जोर देकर कहा कि उसके पिता ने उसे ये भाला अपने राजा की रक्षा के लिए दिया था। और भी ज्यादा लोग तोरी के पीछे हो लिए, और जो पीछे रह गए उन्होंने उनकी सफलता के लिए प्रार्थना की। तोरी ने अचानक सुझाव दिया कि फूडो अकादमी में दाखिला ले ले और उप कमांडर के रूप में सेवा करे। सकाई पहुंचे और सबको याद दिलाया कि उन सभी को वापस आना है, और होराइजन भी शामिल है। तोरी ने दृढ़ता से सिर हिलाया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई, और सकाई ने भरोसे से भरे शब्दों के साथ उन्हें विदा किया। तोरी आत्मविश्वास से लबरेज समूह में सबसे आगे चल पड़ा। उधर दूसरी तरफ होराइजन एक किताब पढ़ते हुए बैठी थी। वो एक विशेष कक्ष के अंदर थी जो विघटन की दीवारों से घिरा था, और अगर वो उन्हें छूती तो वो दीवारें होराइजन को उसकी सबसे पछतावे भरी यादों का विश्लेषण करने और उन्हें फिर से जीने पर मजबूर कर देती, और वहां से वो अपराधबोध में डूब जाती। ये सुनकर होराइजन सबकी मदद करने के लिए उन दीवारों को छूना चाहती थी, लेकिन दूसरी लड़की ने जोर देकर कहा कि पहले उन्हें होराइजन के शरीर से डेडली सिन आर्मामेंट निकालना होगा। इधर
एडल ने रिपोर्ट दी कि उनकी योजना का पर्दाफाश हो गया था, लेकिन उस पल उसने बेहद भारी कवच का एक सूट पहना हुआ था। राजा योशेल के ठिकाने पर निनबारा स्थिति की निगरानी कर रहा था और उसने मुड़कर खुद को रणनीतिकार घोषित किया। गाकेन और नाटो आगे का रास्ता टोहने के लिए झाड़ू पर उड़ान भर रहे थे और गाकन ने तेजी से सूचना वापस नशिनबारा तक पहुंचाई। किम्मी उनके पीछे बैठी थी और उसे शक हुआ कि कुछ तोरी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। नशिनबारा ने टर्सियो सेना की संरचना समझानी शुरू की और उनका मिशन था होराइजन की फांसी होने तक तोरी के पक्ष को रोके रखना। नशिनबारा ने उनके दो संभावित मार्गों का विश्लेषण किया और पहला कदम था जमीन की नाकाबंदी करना, उसके बाद आसमान की नाकाबंदी। नशिनबारा ने खुद को स्थिर करने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर लाउडस्पीकरों पर अपनी आवाज प्रसारित करने लगा और उस योजना की घोषणा की जिसे वो अंजाम देंगे ताकि दूसरी राष्ट्र मुसाशी की सैन्य क्षमता को स्वीकार करें। तभी अचानक तोरी सबसे आगे निकल गया और सब चिंतित हो गए। सो भीड़ उसका पीछा करने लगी। कुछ देर बाद तोरी एक दरवाजे के सामने रुका और उसे खोला। अंदर बैठे सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया और उन्होंने एक साथ अपनी बंदूकें उठाई और गोलियां चला दी। लेकिन तोरी जरा भी नहीं डरा और वो उत्साह के साथ गोलियों की बौछार के बीच से सीधा चार्ज करता चला गया और बाकी का समूह तेजी से उसके पीछे हो लिया। एडल को पीछे आने में कुछ वक्त लगा और वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी कि तभी विरोधी सेना ने एक विशाल तोप निकाली और बिना चेतावनी के फायर कर दिया, जिससे उसे रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। चारों तरफ धूल और धुआं उठा और सबको एडल का डर सताने लगा। लेकिन जब धुआं छंटा तो वो अपने कवच की बदौलत पूरी तरह सकुशल थी। नशिनबारा ने झट से इस भारी श्रेणी के बख्तरबंद उपकरणों की क्षमताएं समझाई और तभी अचानक उन्हें उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का ख्याल आया। एडल सबसे आगे खड़ी हो गई और उसके पीछे सैनिकों का एक दस्ता लाइन में खड़ा हो गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, असमंजस में और कुछ हद तक चिंतित थी। तोरी ने उसे दिलासा देने के लिए चिल्लाकर कहा और इसके तुरंत बाद उसे आगे धकेल दिया गया, जिससे एडल घबरा गई और डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ ने एक बार फिर गोलीबारी शुरू कर दी और तेज लाल लपटों के साथ एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। ऊपर उड़ता मुसाशी भी हथियारों का संचालन कर रहा था और दुश्मन की अभी अभी दागी गई मिसाइलों को सफलतापूर्वक बीच में ही रोक दिया। लेकिन दुश्मन ने दूसरा वॉली दागने की तैयारी की। मिसाशी ने तब मदद के लिए असामा को पुकारा और उसने अपना धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और लक्ष्य पर निशाना साधा और सफलतापूर्वक उन्हें रोकने के बाद दुश्मन ने एक युद्ध देवता बुला लिया। उस पल निनबारा ने गाकेन और नाटो को एक मिशन सौंपा कि उनका काम था इस युद्ध देवता को बैरियर तोड़ने से रोकना और वो अब मुसाशी की रक्षा के लिए चुड़ैलों के रूप में अपनी पहचान प्रकट करने को तैयार थे। दोनों ने बखूबी तालमेल बिठाया और तेजी से रूपांतरित हुए और फिर अपने झाड़ू पर सवार होकर नीचे युद्ध देवता के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े। एडल ने आने वाली गोलाबारी को रोकते रहने के लिए खुद को प्रोत्साहित किया। इसी बीच अपने कार्यालय में इनोसेंटियस एक भाषण पढ़ते हुए बैठा था और फिर उसने बड़े ध्यान से युद्ध देखा। बदकिस्मती से दोनों बीच हवा में युद्ध देवता की आग की चपेट में आ गए और नीचे टेस्टामेंट यूनियन की सेना लगातार जयकारे लगा रही थी। मार्गा जमीन की ओर गिर रही थी और नाटो ने ऊपर से चीखकर सख्त कोशिश की कि उसे जगा सके। एक पल बाद मार्गा ने अचानक होश में आई और तेजी से घूमकर अपनी तोप एक्टिवेट कर दी और मार्गोट के असाधारण प्रयास की बदौलत जबरदस्त ऊर्जा का एक धमाका युद्ध देवता के पीछे लग गया। युद्ध देवता उसे सह न सका और आसमान से नीचे गिर गया और नीचे सब खुशी से झूम उठे। दूसरी तरफ नाटो ठीक समय पर उड़कर मार्गरेट को पकड़ने पहुंचा और निशबारा भी एक चमकदार मुस्कान के साथ प्रकट हुआ और दोनों के प्रति कृतज्ञता में सिर हिलाया और लड़कियों को जल्दी वापस जाने को कहा। मार्गोट ने नाटो को कसकर पकड़ा और महसूस किया कि वो कांप रही है और फिर ऊपर हवा में दोनों ने एक चुंबन साझा किया और बाकी का काम जमीन पर मौजूद लोगों पर छोड़ दिया। उस पल इनोसेंटियस भी हालात का पता लगा रहा था और रिपोर्ट सुनने के बाद वो अप्रसन्न लग रहा था और उसने अपनी सेना को तोरी के पक्ष को कुचलने का आदेश दिया। दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया और तोरी का पक्ष नुकसान में दिखाई दिया और वो अपनी पूरी ताकत से सिर्फ मोर्चा संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। खुद तोरी एक पेड़ के तने से चिपका हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा था और उसकी पुकार सुनकर निशनारा ने आत्मविश्वास से अपना हाथ उठाया और तैनाती का आदेश दे दिया। न्यामासा ने तेजी से जाइजर को लॉन्च करने की आज्ञा दी और नेट भी साथ चली क्योंकि अब वो तोरी को अपना राजा मानती थी। जाइजर को ऊपर से उतरते देख विरोधी सेना ने झट से एक रक्षात्मक संरचना बना ली। मामासा ने नीचे देखा और ध्यान से निरीक्षण किया और नेट ने सीधे नीचे छलांग लगाई और अपनी जंजीरें फैला दी और जंजीरों को किसी वस्तु के चारों ओर कसकर लपेटा और जमीन पर पटक दिया, जिससे दूसरी तरफ के सैनिक उड़ गए। नेट साफ जगह पर उतरी, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई और अपना परिचय दिया और फिर वो घूमकर एक दिशा में चार्ज कर गई और अभी भी हैरानी में खड़े सैनिकों से निपट लिया और सब उसकी जंजीरों के चाबुक से हवा में उड़ा दिए गए। नेट फिर सीधे तोरी की स्थिति की ओर दौड़ी और अपनी कमर पर दोनों हाथ रख
ठुड्डी ऊपर उठाए खड़ी हुई और उसकी कृतज्ञता की मांग की। तोरी ने झट से उसे गले लगा लिया और उसका सिर थपथपाया। तभी अचानक नवासा ने चार्ज किया और जोर देकर कहा कि वो ये इलाका उस पर छोड़ दें। घाटी में हवाई जहाज पीछे हट रहे थे और युद्ध देवताओं की उपस्थिति ने इनोसेंटियस की सेना को अस्त व्यस्त कर दिया था और वो अब शांत नहीं बैठ सका। तोरी का पक्ष जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने की सख्त कोशिश कर रहा था कि तभी गैलीलियो अचानक एक स्क्वाड्रन के साथ उनका रास्ता रोकने आ पहुंचा। इनोसेंटियस खुद भी तोरी के ठिकाने पर आ धमका और उसने दिव्य हथियार ले कैटालिप्सी का प्रयोग किया और जबरदस्त शक्ति का एक झोंका हर तरफ निकला और उनके सारे हथियार बेकार हो गए। इनोसेंटियस ने समझाया कि हालांकि लिपि कैटालिप्सी में कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी, लेकिन ये दुश्मन के हथियारों को विघटित कर सकता था और उसने आगे इशारा करके अपनी अटल जीत की घोषणा कर दी। सभी हथियारों से वंचित होकर वो केवल अपने नंगे हाथों और पैरों से लड़ सकते थे, लेकिन ऐसे उन्नत आर्मामेंट्स के खिलाफ ये पूरी तरह बेकार था और वो पूरी तरह अभिभूत होकर उड़ा दिए गए। ये देखकर तोरी ने मदद के लिए असामा की ओर रुख किया, लेकिन उसने गौर किया कि वो कुछ कुछ गुस्से में लग रही थी। फिर भी असामा जानती थी कि तोरी कभी अपना इरादा नहीं बदलेगा और उसने तुरंत मनोरंजन की देवी म्यूजियम के साथ एक अनुबंध बनाया और इसने मित्सुबा से सुरक्षा स्थापित की, जिससे अपनी सारी शक्ति दूसरों के साथ साझा करने की क्षमता मिल गई। तोरी के पैरों के नीचे एक जादुई घेरा प्रकट हुआ और इसके फौरन बाद उसके आसपास का हर व्यक्ति उसकी शक्ति से ओतप्रोत हो गया और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी लड़ाई फिर शुरू कर दी। इनोसेंटियस ने आत्मविश्वास से हमला किया, लेकिन इस बार तोरी ने एक ठोस रक्षात्मक मंत्र तैनात कर दिया और उपराजा के रूप में उसके पास मिसाशी के 1/4 अधिकार थे और जो उसके साथ लड़ रहे थे उनकी पहुंच असीमित जादुई शक्ति तक होती। नेट तोरी के बारे में चिंतित हो गई और असामा ने तुरंत समझाया कि उसे भेंट के रूप में अपनी खुशी अर्पित करनी पड़ती है और अगर उसने दुख या निराशा महसूस की तो वो अब और अर्पित नहीं कर सकता और वो सारी शक्ति उसके खिलाफ हो जाएगी और अपने स्वामी को शुद्ध कर देगी। उसने घबराकर तोरी को एक बात की चेतावनी दी कि अगर कभी उसे दुख या निराशा महसूस हुई तो इसका मतलब उसकी मौत होगी, और ये सुनकर सब डर के मारे जम गए। लेकिन तोरी ने साहसपूर्वक अपनी शक्तिहीन ताकत की घोषणा की ताकि सबको रैली कर सके। वो ऐसे आगे बढ़ने लगे जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो और तोरी अभी भी उनकी प्रगति से असंतुष्ट लग रहा था। सो उसने किसी ऐसे को पुकारा जो इनोसेंटियस के डेडली सिन आर्मामेंट से लड़ सके। मासुजुमी ने तुरंत उसे चुनौती देने की पेशकश की और इनोसेंटियस ने झट से स्वीकार कर लिया। उसने मुकाबले को निशिकावा घाटी में ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर उसकी जगह काम नहीं करेगी तो उसे उसकी जगह पर आना चाहिए। उसने उसे उकसाने के लिए धीमे सोचे समझे कदम उठाए और गुस्से में पागल इनोसेंटियस सीधे मासुजुमी की तरफ चार्ज कर गया। गैलीलियो को तुरंत एहसास हुआ कि इनोसेंटियस के गुस्से ने उसके निर्णय पर बादल डाल दिया था और दूसरी तरफ कोई उसका रास्ता रोकने आ गया और दोनों बराबरी से भिड़ गए, एक के बाद एक वार करते रहे। 3 अंतिम मुक्कों के बाद वो गैलीलियो को नीचे लाने में कामयाब रहा और जब गैलीलियो ढह गया तो उसके पीछे के सैनिक सब सदमे में बिखर गए। ये नतीजा देखकर मासुजुमी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई, लेकिन तभी अचानक इनोसेंटियस दूर से उसकी तरफ बैरल करता हुआ आया और वो देखकर घबरा गई और उसने हड़बड़ी में हार स्वीकार कर ली। जब वो रुकने में कामयाब हुआ तो वो पलटा और इनोसेंटियस ने घोषणा की कि मासुजुमी हार गई और फिर दूर खड़े होकर उसने याद दिलाया कि वो एक सभ्य महिला की तरह कपड़े पहने। इनोसेंटियस ने दहाड़ लगाकर अपनी सेना को रैली किया और वो एक साथ हाथ उठाकर और चिल्लाते हुए जवाब दिया। मासुजुमी ने झट से अपना फोन पकड़ा और नेशिनबारा को फोन लगाकर फूडा की स्थिति के बारे में पूछा। दूसरे मोर्चे पर फू तो पहले ही मनीषाई से भिड़ चुकी थी और दोनों ने जल्दी से एक दूसरे का परिचय दिया। फियो से बात करते वक्त उसे कुछ दिक्कत हुई, सो मनीषाई ने तुरंत मदद के लिए जिन को बुलाया और वो खड़ा हुआ और पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। लेकिन जैसा कि निकला, फियो इसी स्थान पर तैनात थी। उनकी मौजूदगी से डरकर पंछी तितर बितर होकर उड़ गए और आखिरकार दोनों युद्ध में भिड़ गए और उनके बीच जबरदस्त शक्ति का एक विस्फोट हुआ। फूडल ने अपनी सबसे बड़ी ताकत गति का लाभ उठाना जारी रखा और मिशाई ने हार मानने से इनकार कर दिया और लगातार उसका पीछा किया। कुछ देर बाद वो उसके तैयार किए जाल में फंस गया और फूतो का भाला तेजी से बढ़ा और उसने अंतिम वार करने की आज्ञा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जब वो हैरान खड़ी थी उसने साफ मान लिया कि वो जानता है कि इसे कैसे बेअसर करना है। मिशाई ने फिर उस पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर उसने किले का इस्तेमाल करके सबको घोषणा की कि वो सीधे मुसाशी पर गोलाबारी करने को तैयार है और उनकी वापसी की मांग की। फूटी ने खुद को वापस ऊपर खींचने का संघर्ष किया और इससे पहले वो हमेशा अपने पिता के साथ प्रशिक्षण लेती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन भी उसे जमीन पर गिरा दिया गया था। लेकिन उसके पिता हमेशा मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाते थे।
वर्तमान क्षण में लौटते हुए एक बार जब वो खड़ी होने में कामयाब हुई तो उसने जोर से युद्ध घोष किया। एफटीओ को एहसास हुआ कि अगर उसने मिशाई की मांगे मान ली तो मुसाशी अपनी संप्रभुता खो देगा, और उसने जोर देकर कहा कि ये उसके स्वामी की इच्छा थी और इसलिए उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो इसे पूरा करे। उसने उसे याद दिलाया कि उसके पिता ने एक बार उसे हराया था और फिर फुतू ने अपने भाले को कसकर पकड़ा और पूर्ण संकल्प के साथ उठाया। मासुजुमी उस पल जुड़ी और अपना पूर्ण समर्थन देने की कसम खाई, और इसके साथ दोनों पक्ष एक बार फिर टकरा गए। मासुजुमी ने अपना पूर्ण विश्वास फियो पर रखा और वो तेज और फुर्तीली हो गई और मिशाज के हर हमले को चकमा दे दिया। और फिर फुओ ने मोड़ लिया और जवाबी हमला किया और वो सीधे चोट खाकर दर्द से जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका मेसिशाई को खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार जब उसने उसे पहले हराया था तो उसने वैसी ही दया दिखाई थी और उनके बीच का परिणाम बराबरी का रहा। फिर भी प्रशंसा में से मिशाई ने उसे विजेता के रूप में स्वीकार किया और फूजो ने फिर समझाया कि उसकी जीत का श्रेय उसके पिता को जाता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद वो अपनी कमर पर हाथ रखे सीधी खड़ी हुई और जोर से सबको घोषणा की कि उसने मनीषाई को हरा दिया है। दूसरी तरफ जिन ने तेजी से एक बचाव दस्ता भेजा और युद्धपोत और पैदल सेना भी मुड़कर पीछे हट गई। फिर भी पूछताछ वाला जहाज बिना रुके डेडली सिन आर्मामेंट का इस्तेमाल करता रहा। तब तक नामासा स्थिति की जांच करने के लिए मासुजुमी के ठिकाने पर पहुंच चुकी थी और नेट किसी और मामले से निपटने दौड़ पड़ी। और जब नामासा ने पीछा करने का प्रयास किया तो मासुजुमी ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसके पास नामासा के लिए पहले से ही एक काम तैयार था। इधर तोरी आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां होराइजन को रखा जा रहा था और उसने उसे बताया कि वो उसे छुड़ाने आया है। लेकिन होराइजन ने तोरी को पहचाना तक नहीं और उसे लगा कि वो एक मुसीबत बनकर आया है। पास ही सुजू ये सब देखकर पीछे की ओर गिर पड़ी और तोरी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को झट से संभाला और समझाने की कोशिश की कि वो ब्लू थंडर का एक नियमित ग्राहक है। पता चला कि होराइजन को सचमुच याद था कि वो हर सुबह दुकान पर आता है। वो दीवार को छूना चाहता था, लेकिन होराइजन ने उसे चेताया कि अगर उसने उसे छुआ तो वो मर जाएगा। किम्मी को ये नज़ारा बेहद जाना पहचाना लगा और होराइजन समझाने लगी कि वो रास्ता चुनना चाहती है जो दुनिया के लिए सबसे कम तकलीफदेह हो। बाहर खड़े तोरी ने उसे मनाने की कोशिश जारी रखी और घोषणा की कि वो होराइजन की भावनाओं को वापस पाने के लिए कुछ भी करेगा। मासुजुमी ने मुंह बनाया और पूरी तरह निश्शब्द रह गई, और तोरी ने हैरानी से अपना सिर खुजलाया और सोचने लगा कि आखिर उसने पूरी दुनिया को चुनौती क्यों दे दी। उसने पलटकर जवाब दिया कि वो उसके आदर्श थे, उसके नहीं, और होराइजन ने तोरी को वापस जाने को कहा, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार करने पर अड़ा रहा। बदकिस्मती से इस पल होराइजन भावनाओं के बिना एक गुड़िया थी। फिर भी तोरी ने उसे वापस लाने की कसम खाई और दोनों असहमत थे और अंतहीन बहस करते रहे। काफी देर बाद भी उन्होंने बात करना खत्म नहीं किया था और तोरी दीवार तोड़ने का कोई रास्ता खोजना चाहता था, लेकिन इनोसेंटियस ने जोर देकर कहा कि आज तक किसी ने इसे छूकर जीवित नहीं बचा है। ये सुनकर तोरी चिढ़कर दूर हो गया और इनोसेंटियस ने अपने गुस्से में जबरदस्त शक्ति का धमाका किया, लेकिन वो बीच हवा में तेजी से खत्म हो गया क्योंकि फियो ने अपने भाले से उसे काट दिया था और होराइजन की रक्षा की थी। इनोसेंटियस ने अपना हथियार उठाया और अपनी सेना को तुरंत डेडली सिन आर्मामेंट को फिर से हासिल करने का आदेश दिया, और फिर उसने अचानक मुसाशी के कमांडर को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी। फू ने मांग की कि इनोसेंटियस पहले उसे हराए, और उस पल तोरी ने भी मुड़कर कहा कि उसका काम लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन वो ये नोटिस करने में विफल रहा कि उसकी उंगली पहले ही दीवार पार करके दूसरी तरफ होराइजन की छाती को छू चुकी थी और एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी और अतीत की यादें अचानक उनके सामने साकार हो गईं। जब वो हक्की बक्की और उलझन में खड़ी थी, तोरी ने मुस्कुराकर होराइजन को कहानी सुनानी शुरू कर दी और दुर्घटना से ठीक पहले की उसकी एक छवि वहीं जम गई। तोरी के हाथ अचानक काले पड़ गए और उसे एक गहरा दुख हुआ, ये विश्वास करते हुए कि अगर उसने उसका पीछा नहीं किया होता तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ होता, और तोरी खुद को दोष देने लगा। उनके शरीर एक साथ काले पड़ गए और एक साथ विघटित होने लगे। होराइजन ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और फिर सोचा कि तोरी अब भी उससे प्यार क्यों करता है। उसने घोषणा की कि वो होराइजन की जिंदगी का पहला लड़का बनना चाहता है, और कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ बुलाया। होराइजन ने सिर हिलाया और तोरी का हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और जिस पल उनके हाथ एक दूसरे से मिले, अचानक एक रिबन प्रकट हुआ और तोरी ने मुस्कुराकर उसे करीब खींच लिया और एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। एक पल बाद उन्होंने खुद को दूसरे स्थान पर पाया और तोरी ने होराइजन को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था, और उस पल सबने उन दोनों के बीच के रूमानी दृश्य को देखा। आखिरकार तोरी ने होराइजन को सफलतापूर्वक बचा लिया था, और इसके तुरंत बाद वो चाहता था कि वो अकादमी में दाखिला ले ले, और होराइजन ने तुरंत स्वीकार करने का बटन दबा दिया।
मासुजुमी ने घोषणा की कि अब से होराइजन को स्टूडेंट काउंसिल और कमांडर के गठबंधन की सुरक्षा प्राप्त होगी, और इसलिए मासुजुमी ने अब मांग की कि इनोसेंटियस दोनों पक्षों के बीच के विवादों को सुलझाए। तभी अचानक मामासा एक विशाल जहाज चलाती हुई आ पहुंची और उसने जोर से फार ईस्ट की सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। इनोसेंटियस तेजी से मुड़ा और भागने लगा, लेकिन तोरी ने उसे ठीक समय पर देख लिया और उसे भागता देख होराइजन उसके पीछे दौड़ी और उसे कुछ देर लगी, लेकिन आखिरकार उसने उसका हाथ पकड़ लिया और तोरी को रोक लिया। होराइजन ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने अभी तक डेडली सिन आर्मामेंट वापस नहीं पाया है और उन दोनों को एयरशिप पर चढ़ने में मदद करने के लिए एक जाल नीचे उतारा गया। इनोसेंटियस ने घोषणा की कि होराइजन का दाखिला आवेदन अभी तक मंजूर नहीं हुआ था और उसने जबरदस्त शक्ति का एक धमाका किया जिसने फार ईस्ट के एयरशिप को हिला दिया और जाल तेजी से वापस ऊपर खींच लिया गया। दुश्मन सेना को अपनी ओर चार्ज करते देख तोरी ने अपने बाजू हिलाकर मदद के लिए पुकारा और उसी पल नेट ने नेंजी को ऊपर से नीचे फेंका और वो झट से एक बोरे में तब्दील हो गया और ठीक समय पर उन दोनों को पकड़ लिया। खुशकिस्मती से वो एयरशिप पर चढ़ गए और सफलतापूर्वक पीछे हट गए। इनोसेंटियस का जहाज तेजी से ऊपर चढ़ा और जहाज पर सवार कोई मिसाशी का पीछा करके उसे रोकने के लिए एक वेसल उधार लेना चाहता था और इनोसेंटियस ने सहमति देकर उनका हौसला बढ़ाया। इसके तुरंत बाद जहाजों का एक बेड़ा पीछा करने के लिए उड़ा और फूडो ने अपना भाला दुश्मन के एक जहाज पर चलाया, जिससे वो बीच हवा में धुआं उगलता हुआ गिरा और दूसरे पक्ष का संतुलन बिगड़ गया और उसने सैनिकों से और जहाजों को लुभाने का आग्रह किया, लेकिन उसे आभास हुआ कि फूटियो खुद को और ज्यादा नहीं धकेल सकती थी। अंदर नेशबारा ने होराइजन को पुकारा और उसे डेडली सिन आर्मामेंट का उपयोग करने को कहा। दुश्मन का जहाज तेजी थी, उसे पता नहीं था कि अपनी आत्मा को कैसे अनलॉक किया जाए और तोरी चिंतित हो गया। उसे डर था कि उसका पक्ष हार जाएगा। ये सुनकर होराइजन को यादों के विभिन्न टुकड़े याद आए और फिर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं, जैसे वो पूरी तरह जाग गई हो, और तोरी ने उसके कंधों को कसकर पकड़ा और बिना रुके उसका हौसला बढ़ाया। पांचवा आर्मामेंट तेजी से प्रकट हुआ और उसने उसका हाथ लेकर स्वीकृति बटन पर दबा दिया और जबरदस्त शक्ति की एक विशाल लहर जाग उठी और फिर अचानक ही तोरी ने उसे गाने को कहा और वो उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और तोरी मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाता रहा और धीरे धीरे होराइजन ने गाना शुरू किया और दुश्मन का जहाज तेजी से तबाह हो गया और आसमान का रंग बदल गया और उनका जहाज सफलतापूर्वक बच निकला। होराइजन का गाना बंद हुआ और उसके गालों पर आंसू बहने लगे और पहली बार उसने समझा कि दर्द वास्तव में कैसा लगता है। और तोरी ने कोमलता से होराइजन को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे सांत्वना दी और उसके माथे पर एक चुंबन रखा और एक पल बाद तोरी ने होराइजन की हर एक भावना को वापस दिलाने में मदद करने की कसम खाई और सबने उन दोनों के बीच के उस कोमल दृश्य को देखा और वो सब अत्यधिक खुशी से भर गए। दूसरी तरफ जिन द्वारा मनीषेज की मदद की जा रही थी और इनोसेंटियस दूर खड़ा आसमान में उठते काले धुएं को देख रहा था। आगे ट्राइम्फल रोड पर माकिको और सकाई एक साथ चल रहे थे और वो स्टूडेंट्स को आराम और सुकून की एक रात देना चाहता था। और चलते चलते उन्होंने अचानक जमीन पर खून देखा और माकिको ने तुरंत इसे एक लेजिस्मो के रूप में पहचान लिया और उसी पल लाउडस्पीकर पर अचानक एक घोषणा गूंजी कि स्टारबोर्ड की तरफ से एक युद्धपोत अभी अभी घुसा है, जिस पर पीए का प्रतीक चिन्ह था और सकाई को शक हुआ कि वो एक उद्देश्य से आए थे। 5 महान शिखर, जिन्हें 6 दानव राजा भी कहते हैं, ये साबित करना चाहते थे कि वो मुसाशी के स्टेल्थ मोड को भेद सकते हैं। और फिर खून के उस तालाब में अचानक लिखाई की पंक्तियां प्रकट हुईं। रिहायशी इलाके में मासुजुमी ने लड़कियों वाले कपड़े पहन लिए थे, फिर भी वो अभी भी थोड़ा आत्मसचेत महसूस कर रही थी और नेट मासुजुमी की निजी जिंदगी के बारे में उत्सुक थी, क्योंकि वो जल्द ही इंग्लैंड की यात्रा करने की योजना बना रही थी। कहीं और सब इकट्ठा थे और शराब पीते और मेल जोल करते हुए कुछ तो शराब के नशे में बेहोश होकर वहीं सो गए थे। और फिर नेट और मासूमी भी उस जमावड़े में शामिल हुई। ब्लू थंडर की दुकान के अंदर तोरी और होराइजन एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर सो रहे थे और हर कोई शांति के इस पल का आनंद ले रहा था और वो चुपचाप उन दोनों को आराम करने के लिए छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ मिशाई से उसके सारे पद छीन लिए गए थे और फिर जिन ने अग्रिम मोर्चे पर शामिल होने की अनुमति मांगी और हालांकि उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाए गए, उसने दृढ़ता से जोर दिया कि वो मुसाशी को हरा सकती है और दुश्मन के हवाई जहाज एक के बाद एक उनके इलाके में गोता लगाने लगे और नशिनबारा ने अनुमान लगाया कि वो पहले प्रहार करने की कोशिश करेंगे और वो स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण कर रहा था। नेट सीधे आगे की ओर दौड़ी और दुश्मनों ने नीचे झपट्टा मारा और विस्फोटक गोले फेंके, जिससे पूरे शहर में विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई और ऊपर से वाल्दा बंधु पेड्रो और फ्लोरेस प्रकट हुए और दोनों ने सेना में शामिल होकर नीचे की ओर मिसाइलें दागी और उन्होंने इसे बेसबॉल के खेल की तरह लिया और प्रक्षेपास्त्रों को जमीन पर गिरा दिया। असामा जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी और मदद करने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। इस तरफ सब ने रिजर्व ईथर जारी करने